जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 17 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था संवाद लेखन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायलॉग राइटिंग। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पात्र होते हैं किसी कहानी में, किसी नाटक में, उनके बीच जो वार्ता होती है, जो बातचीत होती है, उसी को संवाद कहते हैं। और किसी भी नाटक, कहानी, उपन्यास, उसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए और पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए संवाद का कितना महत्व होता है। फिर मैंने आप लोगों को कुछ संवाद के उदाहरण भी बताए थे, जैसे रोहिणी एवं खिलौने वाले के मध्य संवाद मैंने बताया था। फिर सब्जी विक्रेता एवं एक गृहिणी के मध्य संवाद जो हुआ उसको भी बताया मैंने। पिता और पुत्र के बीच के संवाद को मैंने आपको बताया। तो ये सारे संवाद मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद का अर्थ होता है मतलब बहुत छोटे में, संक्षेप में लिखना। अनुच्छेद को इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं और लेखन यानी राइटिंग। तो अनुच्छेद लेखन का इंग्लिश है पैराग्राफ राइटिंग। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन निबंध का लघु रूप है, यानी अनुच्छेद लेखन जो होता है वो निबंध का छोटा रूप होता है। लघु मीन्स छोटा और रूप यानी उसका प्रकार है। एक तरीके से ये भी एक निबंध है, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है। इन दोनों में अंतर केवल यह है कि निबंध में जिस विषय पर विस्तार से लिखा जाता है, अनुच्छेद लिखते समय उसी विषय पर 80 से 120 शब्दों तक में लिखा जाता है। मतलब इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाता। इसमें इतने 80 से लेके 120 शब्द ही होने चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा लिख दोगे तो वो निबंध हो जाएगा। तो अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले है, अनुच्छेद लिखते समय सीधे मुख्य विषय पर लिखना चाहिए। मतलब जिसके बारे में आपको लिखना है सीधे उसी के बारे में लिखिए। फालतू का भूमिका मत लिखिए, इधर उधर की बातें उसमें मत लिखिए। दूसरा, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अगर एक बात आपने एक बार लिख दिया तो उसको फिर दोबारा मत लिखिए। मूल विषय से भटकना नहीं चाहिए। मतलब आपको टॉपिक कुछ और दिया गया है और उससे संबंधित अलग आप चले गए हैं, तो उसे आप मूल विषय जो भी आपको दिया जाए, जो टॉपिक दिया जाए, उसी पर लिखिए। अनुच्छेद लेखन का जो भाषा होता है वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रवाहपूर्ण तथा प्रभावशाली होना चाहिए, और जो वाक्य हों वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। जैसे कहीं कहीं अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हमें मुहावरों अथवा लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर देना चाहिए। अब सबसे पहले आपको देखिए उदाहरण दिया गया है अभ्यास का महत्व। इसी तरीके से आपको अनुच्छेद लेखन करना है। तो सबसे पहले दिया है अभ्यास का महत्व। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा है। अभ्यास का अर्थ है किसी कार्य को बार बार करना। किसी कार्य को बार बार करने से बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो उसे अभ्यास करना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कि अभ्यास जो है वो मतलब आदमी को कैसा बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अर्थात किसी काम को बार बार किया जाए तो व्यक्ति उसमें पूरी तरह से कुशल अथवा निपुण हो जाता है। आज संसार में जितने भी श्रेष्ठ विद्वान, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या अन्य व्यवसायों में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वे सब निरंतर परिश्रम व अभ्यास से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जो जितना अधिक परिश्रम तथा अभ्यास करता है वह उतना ही कुशल और अनुभवी बनता है।
जिस प्रकार बार बार रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से बुद्धिहीन यानी मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। अतः हम सभी को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि हम भी एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। तो ये देखिए एक पैराग्राफ आपका हो गया। तो इसी को कहते हैं अनुच्छेद लेखन। अब दूसरा आपका है पुस्तकालय। तो यहाँ पर पुस्तकालय के बारे में लिखना है। तो पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, ठीक है, इंग्लिश में पुस्तकालय को लाइब्रेरी कहते हैं। तो पुस्तकालय में पुस्तकों के बारे में ही रहता है क्योंकि पुस्तकें रखी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकें एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं। अतः यदि इन्हें ज्ञान का सागर कहा जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। पुस्तकालय में कई भाषाओं और अलग अलग साहित्य की पुस्तकें होती हैं, जहाँ पाठक अपनी पसंद की पुस्तक लेकर पढ़ सकता है। पुस्तकालय छात्रों और अध्यापकों के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होते हैं। पुस्तकालय में जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पुस्तकों को गंदा ना करें, शांत रहें, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़कर समय का सदुपयोग करें तथा पुस्तकालय के नियमों का पालन करें। तो ये हो गया। देखिए अब ये पैराग्राफ जो है वो पुस्तकालय के लिए हो गया, यानी ये एक अनुच्छेद लेखन है। इसी तरीके से आपको भी जब अनुच्छेद लेखन दिया जाए तो ऐसे ही लिखने हैं। फिर है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग। समय सबसे अधिक बलवान है। एक बार बीता हुआ समय पुनः लौट कर नहीं आता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह आता है और अपना कार्य करके आगे बढ़ जाता है। इसके आने जाने का मनुष्य को तब पता चलता है जब वह चला जाता है और मनुष्य इसका लाभ ना उठाकर पछताता रह जाता है। इसीलिए एक लोक प्रसिद्ध उक्ति में कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कोई भी काम अगर आप नहीं कर पाए समय पर तो उसके लिए ये लोकोक्ति कही जाती है। जीवन के प्रत्येक अमूल्य क्षण को पहचान कर उसका उचित उपयोग करके ही मनुष्य अपने सभी कार्य पूरे कर सकता है। समय का लाभ उठाने अथवा समय का सदुपयोग करने वाला ही जीवन में सफल होता है। मानव जीवन की सफलता का रहस्य समय का समुचित उपयोग करने में निहित है। तो ये आपका तीसरा अनुच्छेद लेखन पूरा हुआ। चौथा अनुच्छेद लेखन दूरदर्शन पर है। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न। दूरदर्शन को अंग्रेजी में टेलीविज़न कहते हैं। दूरदर्शन पर हम घर में बैठकर दूर देशों की घटनाओं को देख सकते हैं। गीत, संगीत, नाटक, फिल्में आदि दिखाकर दूरदर्शन हमारा मन बहलाता है। शिक्षा प्राप्त करने में दूरदर्शन हमारी बड़ी सहायता करता है। इसकी सहायता से हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि की बातें आसानी से जान सकते हैं। कृषि संबंधी कार्यक्रम से किसानों को बहुत लाभ होता है। दूरदर्शन के बहुत से दोष भी हैं। समीप के दूरदर्शन देखने पर आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम दूरदर्शन के उपयोगी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये आपका चौथा अनुच्छेद लेखन पूरा हुआ। पांचवा अनुच्छेद लेखन है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है। इसे पक्षियों का राजा कहा जा सकता है। मोर की गर्दन लंबी होती है। इसकी 2 आँखें और 2 पैर होते हैं। इसके सिर पर कलगी होती है। इसे मोर छत्र भी कहते हैं। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। पंखों के सिरे पर मयूर चंद्रिका बहुत शोभा देती है। इस मयूर चंद्रिका से औषधि बनती है। मोर सांप का शत्रु है। वह सांप को मार देता है। मोर कीड़े मकोड़े खाकर किसान का हित करते हैं। इसका नृत्य बहुत सुंदर होता है। आकाश में बादलों को देखकर मोर झूम झूम कर नाचने लगता है। मोर हमारा गौरव बढ़ाने वाला पक्षी है। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये आपका अनुच्छेद लेखन का पाठ समाप्त हुआ यहाँ पर। अब इसमें देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। तो सबसे पहले है जीवन में खेलों का महत्व, दूसरा है प्रातःकालीन भ्रमण, तीसरा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज और चौथा है मेरा प्रिय दूरदर्शन कार्यक्रम। तो इसमें से मैंने आप लोगों को जब
लाइव क्लास में पढ़ाया था तो आप लोगों को 2 विषय दिए थे जिन पर आपको अनुच्छेद लिखना था। सबसे पहले जीवन में खेलों का महत्व और दूसरा दिया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो इन दोनों पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।